वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग गाइस। आप सबको विजुअल है मेरी आवाज़ और मेरा साउंड और ये वीडियो और ये स्लाइड आप सबको विजुअल है? ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जैसे अनअकैडमी के ऐप पर मुझे मिलता है, वहाँ आप लोगों का चैट मुझे तुरंत दिखता है। यहाँ पे आपका चैट मुझे 20 सेकंड बाद मिलेगा। ठीक है, आप अपना चैट आप कमेंट करें। गुड इवनिंग माय डियर साक्षी मिश्रा। तो मैं मोबाइल में चैट देख रहा हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पे आप सबको पढ़ा रहा हूँ। सब क्लियर आ रहा है? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलकम शुभम मालवीय, थैंक यू फॉर वेटिंग। गुड इवनिंग राजेंद्र। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों का चैट मुझे कमेंट देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं, आप कमेंट करते रहें और मैं इसे कुछ समय बाद एडिट कर लूँगा। राइट, अब बात करते हैं। ये अनअकैडमी है और आप सबका स्वागत है अनअकैडमी पर। यहाँ पे हम बिहार एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बीपीएससी स्पेशल। राइट, सो लेट्स क्रैक्स बिहार विथ अस। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, आदित्य कुमार मिश्रा, और हिंदी से मैंने मास्टर किया है। पीएचडी में एनरोलमेंट है इस इस साल। ये मेरे पास मतलब पीएचडी की डिग्री आ जाएगी। ठीक है, और काफी समय से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैंने पढ़ाना शुरू किया लगभग 2 सालों से। राइट, so whole life is about to invest and earn knowledge basically, right? तो यहाँ पे आपको बीपीएससी में अनअकैडमी आपको एक पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराती है। गाइस, सबको विजिबल हो रहा है क्लास? आपका कमेंट नहीं आ रहा मुझे, काफी टाइम हो गया। ठीक है, आप लोग कमेंट कमेंट करेंगे फिर मुझे पता चलेगा। राइट, तो इस बीपीएससी के कंप्लीट कोर्स में जो भी सिलेबस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑप्शनल सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, मेंटल एबिलिटी, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिलेबस एंड प्रिपरेशन, लैंग्वेज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारे आपको कंप्लीट सोर्स में आपको यहाँ पे उपलब्ध है अनअकैडमी पर। राइट, और इन सब के लिए ये टॉप एजुकेटर्स हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। तो उसमें मैं भी एक एजुकेटर हूँ। तो ये मेरा सजेशन है कि आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, इसका सब्सक्रिप्शन लें और इससे अपना बेनिफिट उठाएं। फिर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे डेली लाइव क्लास होता है। अभी आप मुझे यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, इसके बाद आप मुझे ऐप पर देख पाते हैं। फिर स्पेशल क्लास होता है, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया होता है उनके लिए वो विजिबल होता है। राइट, वहाँ पे आपको एजुकेटर से आप चैट तो मुझसे कर ही रहे हैं, एंगेजमेंट है डिस्कशन के लिए, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, पोल्स कर सकते हैं। राइट, फिर लाइव टेस्ट एंड क्विज है कि हम जो भी क्लास डेवलप करते हैं कि 5-6 क्लास हुआ फिर उस पर क्विज हो कि ये पता चले कि हमने आपको क्या पढ़ाया, आपने क्या पढ़ा और आप कितना उसे कवर कर पाए, कैच कर पाए। राइट, तभी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होती है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा 5-10 मिनट मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये जरूरी होता है। ठीक है,
तो आप लोग इस चीज से बिल्कुल बोर ना हो। हमारा क्लास चलेगा आगे, अभी इंटरेस्टिंग क्लास होगा। फिर लाइव टेस्ट एंड क्विज की इवेल्यूएट योर प्रिपरेशन विथ योर रेगुलर मॉक टेस्ट, क्विज गेट डिटेल एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपने जो पढ़ाई अभी तक किया, आप जो 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं, उससे 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, आपने उससे क्या सीखा, क्या कैच किया, राइट। गाइस आपके कमेंट नहीं मिल रहा है मुझे कि आप लोग कर नहीं रहे हैं या मेरे पास आ नहीं रहा। फिर स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, all our courses are structured in line with your exam syllabus to help you best prepare for it। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सिलेबस के सारे कोर्स यहाँ पे, इवन मेंटल एबिलिटी और स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर किए जाते हैं, राइट। अनलिमिटेड एक्सेस है। फिर आप अगर इतना सब करने के बाद सब्सक्रिप्शन के बारे में सोचे, तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप 1 या 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन के बारे में ना सोचें। आप 1 ईयर और 2 ईयर के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में आप सोचें, क्योंकि उसका बेनिफिट एक तो आपको इकोनॉमिकली है, दूसरा स्ट्रेटेजिकली भी है कि 1-2 महीने में तो कोई तैयारी होती नहीं है। फिर स्टेट पीएससी में मानता हूँ कि आपने 6 महीने तैयारी करी, 1 साल तैयारी करी, फिर आपका पहली बार में सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये तो मान के चलना पड़ेगा कि 95% लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपने आप को 5% में रखिए या 95% रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 5% का ही सिलेक्शन होना है, बाकी लोगों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको दोबारा मौका मिलता है, उसके लिए आपको रिवाइज करना होता है। रिवाइज करने के लिए आप अगर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 1 ईयर या 2 ईयर का, तो आपके लिए ये एक्सेसिबल रहता है, राइट। और फिर आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये मेरा कोड है आदित्य1, यहाँ पे 1 छूट गया है, मैं लगा देता हूँ। आदित्य1, राइट। अब जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लें, ये कोड डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मुझे किसी का कमेंट नहीं मिल रहा है। और आप लोग, काफी लोगों को मैंने दिन बताया भी था, जो भी अनअकैडमी प्लस पे क्लास ले रहे थे, वहाँ पे देख रहे थे, उन्हें बताया था कि शाम को मेरी क्लास होगी यूट्यूब पे लाइव। तो वो लोग गायब हैं, अभी दिख नहीं रहे। चलिए, मे बी कि लेट से आए, लेट पहुँचने की सबको आदत है, कोई बात नहीं। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। टाइम बदल गया तो अब आप लोग टीचर को वेट कराइए, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान हो गया आपका। आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आप आदित्य1 कोड है मेरा, इस कोड को डालेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब क्लास शुरू करते हैं। मिनिमम 1 घंटे का और मैक्सिमम 2 घंटे का ये क्लास मैं कर सकता हूँ। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्लास आप डेवलप करते हैं, और मैं इंटरेस्ट आता है और कैसे क्लास को हम चलाते हैं, राइट। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीतियां। इसकी पहले की 7 क्लास हो चुके हैं। ये आपको मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल पर मिल जाएगा, वहां पे आज आप पुराने क्लास को विजिट कर सकते हैं। और हम उसके आगे का यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फिर इसके आगे अनअकैडमी मॉर्निंग में प्लस पे पढ़ेंगे, राइट, अनअकैडमी के ऐप पे, ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां क्या है कि जैसे हमने पढ़ा कि यूरोपीय भारत में आए, उसमें अंग्रेज सबसे आगे निकल गए, उन्होंने भारत में अपना एक राज्य कायम किया। तो पहले वो बंगाल को जीतते हैं, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर आंग्ल मराठा युद्ध, फिर सिखों को जीतते हैं, मुगलों को फाइनल खत्म करते हैं, और भारत पे एक छत्र राज्य स्थापित करते हैं। तो अब उन्होंने कैसे ये विस्तार किया, इस विस्तार में किन परिस्थितियों ने भूमिका निभाई, इसको हम विस्तार से समझेंगे, राइट। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों में ये 4 पॉइंट हैं। पहला तो बंगाल पर
अंग्रेजों का अधिकार हुआ। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के युद्ध, इन लोगों ने युद्धों के द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसमें आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, सिखों से युद्ध, राइट। फिर वेलेस्ली काल में अंग्रेजों का प्रसार, जैसे हड़प नीति। ठीक है, पंजाब और सिंध का विजय, डलहौजी की अधिग्रहण नीति। लिखते करके लास्ट में ये इनका साम्राज्य स्थापित होता है जब ये चीज अपनी परिणति पहुंच जाता है। उसके बाद फिर विद्रोह शुरू होते हैं। ठीक है, तो आज हम बंगाल पे अंग्रेजों का अधिकार इस चैप्टर को खत्म करेंगे। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, फिर बंगाल से प्राप्त संसाधनों को उन्होंने बाकी जगह इस्तेमाल किया, उसे हम कॉर्नवालिस और हेस्टिंग्स के युद्ध में भी देखेंगे। फिर वेलेस्ली ने उसी संसाधनों का उपयोग करके, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस बंगाल पर अलीवर्दी और मुर्शिद कुली खां का शासन था, उन्हें मराठे बराबर रौंदते रहे और उड़ीसा इन नवाबों को छोड़ना पड़ा। जब ये नवाब इनके हाथ में बंगाल है और बंगाल समृद्धशाली है, लेकिन इन्हें उड़ीसा छोड़ना पड़ा क्योंकि इनके पास कहते हैं कि आर्थिक संसाधन कम है, ये बहुत बड़ी सेना नहीं खड़ा कर सकते। बाद में हम देखते हैं कि इन्हीं के कर से, इन्हीं के पैसे से अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की और पूरा दक्षिण भारत उनके कब्जे में आ गया बंगाल पर अंग्रेजों के अधिकार से। तो आप एक लाइन नोट करें और उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करने की कोशिश करें अपने हिसाब से, कि जिस चाबी को डुप्ले ने दक्कन में खोजने की कोशिश किया, भारत को जीतने के लिए जिस चाबी को डुप्ले ने दक्कन में खोजने की कोशिश किया, वो चाबी क्लाइव ने बंगाल में ढूंढ निकाला। राइट, तो इसको आप अपने मन में थोड़ा सा एलिब्रेट करें, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके कमेंट बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, आई डोंट नो कि आप लोग हैं भी कि नहीं है। और ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वर्ष 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान से अंग्रेजों को विशेषाधिकार मिल गया। इसके अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का आयात निर्यात करने की आजादी मिली। इन मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक रखने का उसे अधिकार था। यही दस्तक है जिसको लेकर के अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को घेर लिया और उससे आक्रमण किया। बाद में मीर कासिम भी इसी दस्तक से परेशान रहा। ठीक है, कंपनी के व्यापारी को, इस फरमान से कंपनी के व्यापारियों को भी निजी व्यापार करने का छूट मिला। ठीक, फिर मुर्शिद कुली खां से लेकर के अलीवर्दी खां तक सभी नवाबों ने 1717 के इस फरमान के अंग्रेजों की व्याख्या पर आपत्ति की। अंग्रेजों ने यह फरमान इन्हें केवल व्यापार करने के लिए दिया गया था, लेकिन ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए और घूस लेने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। जैसे इनके पास एक अधिकार है इनके मालों की आवाजाही करने का और दस्तक रखने का। बाद में ये खुद तो कर चुकाते नहीं थे, साथ में ये क्या करते थे कि जो भारतीय व्यापारी हैं जो कर चुकाते थे, उन्हें ये अपना दस्तक बेच देते थे और उनसे कुछ पैसे ले लेते थे, और वो रकम जो नवाब को मिलना चाहिए, जो खजाने, सरकारी खजाने में जाना चाहिए, वो उसका आधा भाग इनके पास आ जाता था। तो इसका उन्होंने दुरुपयोग किया। इसी को लेकर के समस्या हुई। उस समस्या को मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां तक के नवाबों ने तो रोकने की कोशिश की और सख्ती से उसे बंद करवाया। लेकिन 1756 में जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है, तो कंपनी ने नवाब से आज्ञा लिए बगैर कलकत्ता के किले की बंदी शुरू कर दी। राइट, अब इन्होंने किलेबंदी क्यों शुरू कर दी? कि इन्हें पता है कि अभी तक मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां जैसे नवाब एक तरीके से सख्त थे, उनके पास
अच्छी सेना थी, वो एक योद्धा भी थे, वो लड़ सकते थे, इन्हें भगा भले ना पाते लेकिन हरा पाते और रोक पाते जरूर। लेकिन जब नया नवाब बनता है तो इन्हें पता है कि अब बंगाल का सत्ता भी उन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित रहेगा जिन परिस्थितियों से मुगल थे, और यहाँ भी उत्तराधिकार को लेकर के समस्या उत्पन्न होगी। तो उन्होंने इसे पहले से प्लानिंग करके किलाबंदी शुरू कर दी। फिर किलेबंदी करने का एक दूसरा कारण था कि फ्रांसीसी कंपनी चंदनगर में थे, तो इन्होंने बहाना किया कि फ्रांसीसियों से हमारे बचाव के लिए हमने किलाबंदी किया हुआ है। उधर चंद्रनगर में फ्रांसीसियों ने किलेबंदी शुरू कर दी, इधर कंपनी ने कलकत्ता में किलेबंदी शुरू कर दी। नवाब ने दोनों की आज्ञा दिया कि ऐसा है, कोई किसी टाइप का किलेबंदी नहीं करेगा, मैं यहाँ का शासक हूं, तो आप लोग आपने इस काम को तुरंत रोक दीजिए। फ्रांसीसी कंपनी तो मान गई, लेकिन अंग्रेजी कंपनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। राइट, अंग्रेजी कंपनी के इनकार करने का कारण, एक तो उनका कर्नाटक के पहले वॉर में कुछ जीतें हासिल हुई थी, फिर भारत की राजनीति वो काफी हद तक समझने लगे थे। जैसे ही वहां पे निजाम की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हो गए वहां पे। उसमें इन्हें समझ में आ गया कि भाई पूरे भारत में यही परिस्थिति रहने वाली है। जैसे मैंने कहा था अपने नेक्स्ट पहले वाले क्लास में कि भारतीय परिस्थिति, मुगलों की परिस्थिति, जैसे मुगलों से अगर कोई राज्य अलग होता है तो वो उन्हीं परिस्थितियों का शिकार होता है जिन परिस्थितियों का शिकार मुगल हुए थे। जैसे वहां पे एक मुगल राज्य है, इसके अलग अलग प्रांत हैं, राइट। अब जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, ये प्रांत आपस में स्वतंत्र व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप अवध, हैदराबाद, बंगाल, इनका जन्म होता है। तो ये राज्य भी उन्हीं परिस्थितियों का शिकार होंगे कि इनके यहाँ भी जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी, वैसे ही इनके जो प्रांत हैं वो स्वतंत्र व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। जैसे हैदराबाद से कर्नाटक ने अलग होने का प्रयास किया, इवन अलग हो भी गया, राइट। अब इन्हें ये चीज समझ में आ गई कि बंगाल में भी कमोबेश यही स्थिति होने वाली है, और यही हुआ भी। हालांकि वहां पे गद्दी के दावेदार उतने नहीं थे जितने बाकी जगह थे, लेकिन यहाँ पे इनकी मौसी सिराजुद्दौला की और इनके मीर जाफर और बाकी लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र किया गद्दी को पाने के लिए और अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए, राइट। तो सिराजुद्दौला एक तरीके से अलीवर्दी खां के पोते हैं, मतलब ये नाना वाला केस है कि अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला के नाना है, तो इन्हें गद्दी बड़ी आसानी से मिल गई। इस बात को देख करके लोगों में समस्या आई, तो उन्होंने इन्हें हटाने के लिए वहां के लोगों ने, जैसे मीर जाफर, उनकी मौसी ने और वहां के दीवान ने, इन लोगों ने मिलकर के साजिश किया इसको हटाने के लिए। इस उत्तराधिकार के लड़ाई में फायदा किसको होता है? कंपनी को, और बाद में भुगतना किसे पड़ता है? पूरे भारत को, राइट गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिराज ने कासिम बाजार, अब सिराजुद्दौला ने उन दोनों को मना किया, तो फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन कौन नहीं माना? वो थे अंग्रेज कंपनी, ये नहीं माने, इन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। अब सिराजुद्दौला एक नौजवान नवाब बना है, उसकी भी अपनी एक ठसक है कि भाई मेरी बात नहीं मानी, मैं यहाँ का नवाब हूं। तो बिना कुछ सोचे समझे उसने अंग्रेजों की फैक्ट्री, कासिम बाजार के अंग्रेजों की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया एक सेना लेकर के। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है। ये फोर्ट विलियम कलकत्ता में है और इसी की किलेबंदी की जा रही थी।
अब यहाँ पे एक घटना होती है कि अंग्रेज, एक छोटी सी झड़प होती है जिसमें अंग्रेज भाग खड़े होते हैं और कुछ अंग्रेजों को ये पकड़ लेते हैं और यहीं पे ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना आप लोगों को पता है क्या होता है? वैसे ये ज्यादातर हिस्ट्री के बुक में दिया होता है तो सबको पता है, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। एक ब्लैक होल एक लेखक भी हैं जिन्होंने ये बताया था, नहीं लेखक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ब्लैक वेवल या ऐसे कुछ नाम है, वो अभी मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने ये घटना का जिक्र किया कि ये दिखाने के लिए कि यहाँ के शासक बड़े ही क्रूर थे, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि सिराजुद्दौला इतना बड़ा क्रूर इंसान था कि उससे निजात दिलाने के लिए कंपनी ने एक विशेष प्रयास किया। इसमें एक छोटे से कमरे में काफी ज्यादा संख्या में सैनिकों को कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जिससे घुटन से वो मर गए। तो ये क्रूर साबित करने की कोशिश है अंग्रेजों की। ऐसी कोई घटना हुई भी होगी इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, राइट। अब अगर आप में से कुछ ग्रेजुएशन कर रहे होंगे हिस्ट्री से, तो उन्हें बाद में अगर वो पीएचडी भी करते हैं तो आपके लिए शोध का सब्जेक्ट है कि आप ये ढूंढ निकालेंगे कि वाकई में घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, राइट। जैसे काफी डिबेट, अंग्रेज कहते हैं कि बिल्कुल सत्य घटना है और भारतीय कहते हैं कपूर काल्पनिक घटना है, इससे कल्पना किया गया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अंग्रेज भाग कैसे गए? फिर भागते हुए अंग्रेजों पे सिराजुद्दौला ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिल्कुल नए नवाब यंग हैं, इन्हें लगा कि बस इतनी संख्या में हैं ये, चले गए, कलकत्ता खाली हुआ, बाद में हमसे आएंगे समझौता करेंगे। लेकिन उधर मद्रास में अंग्रेजों की एक बड़ी सेना दक्कन के फ्रेंच कर्नाटक वॉर में लगी हुई थी और वहां पे एक बड़ी सेना का जमावड़ा था। वहां से एडमिरल वॉटसन और क्लाइव की कमान में एक बड़ी नौसैनिक सहायता आ पहुंची। अब इस सेना के आने के बाद दूसरी तरफ अंग्रेज दरबारी लोगों के साथ साजिश करते थे। इस साजिश में मेन थे मीर जाफर जो मीर बख्शी के पद पर था, मानिकचंद जो कलकत्ता का अधिकारी था, अमीचंद जो एक धनी व्यापारी था और जगत सेठ जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था। फिर आदिम खान जिसकी कमान में नवाब की बड़ी सेना थी। अब इसमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि इन लोगों ने सिराज के खिलाफ अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र क्यों किया। आपके कमेंट बिल्कुल नहीं मिल रहे और मुझे पता नहीं चल रहा कि कितने लोग लाइव हैं कितने नहीं हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप कमेंट कर नहीं रहे या मुझे मिल नहीं रहा। ओके, तो मे बी आप लोग कमेंट तो करते ही हैं, मुझे पता ही है, शायद मुझे ही मिल नहीं रहा, राइट। मानिक चंद जो कलकत्ता का अधिकारी था, इसकी समस्या थी कि इसकी समस्या थी कि इसे अपने अधिकार अलीवर्दी खां के समय में ही इसे अपने अधिकार को लेकर के एक बार कुछ मतलब हल्की सी बातचीत हुई थी, तो अलीवर्दी खान ने इसे काफी हानि पहुंचाई, राइट। फिर अमित चंद एक व्यापारी था, तो व्यापारी था तो ये व्यापार के लिए और भी लाभ चाहता था। जगत सेठ एक बैंकर था, बैंकर होने का इसका इसका इसमें साजिश में आने का मतलब ये था कि नवाबों की एक बड़ी रकम इनके पास जमा थी, वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे। और खादिम खान जिसकी कमान में नवाब की एक बड़ी सेना थी, इसे कुछ रुपयों का लालच दिया गया। कहने का मतलब इतने छोटे अपने फायदों के लिए इन्होंने पूरे भारत को बेच डाला, राइट। तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूं बेसिकली उस समय की भारत की स्थिति क्या है कि अपने बहुत छोटे स्वार्थ के लिए
ओके। अच्छा, कुछ इशू हो रहा है। हाँ, मुझे आपका नहीं मिला था, अब मिला है। अभी ठीक है। इशू मुझे भी लग रहा था क्योंकि आप लोग कमेंट आ नहीं रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कमेंट तो आप करते हैं, आ क्यों नहीं रहा। अच्छा, आप लोगों ने काफी कमेंट कर दिया। गुड। गुड इवनिंग सरिता शर्मा, और जो भी हैं, साक्षी मिश्रा, अर्पित त्रिपाठी, ब्रेक्स इंडिया, अजीत सेठ, जो भी हैं सबका वेलकम है यहाँ पे। ठीक है, अब शो हो रहा है सबको सब कुछ। गाइस अब एक चीज बताइएगा हमें कमेंट में कि टाइमिंग जो मैंने अभी रखा है रात के 9 बजे यूट्यूब पे, इसलिए मैंने सोच के रखा है कि 9 बजे खाने पीने के बाद आप सब लोग फ्री होते हैं, तो इसमें क्लास करने के लिए काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि टाइमिंग यूट्यूब का आप एकदम सुटेबल है, सही है आप सबके लिए, या इसमें कुछ चेंज किया जाए। राइट। स्टडी 11 हाय, वेलकम टू अन अकेडमी। ठीक है, हम यहाँ पे थे कि मानिक चंद, हमने बताया कि छोटे से फायदों के लिए ये लोग सत्ता को बेच खाते थे। राइट। उसका फायदा फिर दूसरे को ही ले गया, और आगे अगर उन्हें पता चलता इन सबको कि भारत में स्थिति क्या हुई, तो शायद ये पता नहीं अपना क्या मुंह दिखा। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्लाइव ने 1700, ये षड्यंत्रकारी हैं, आप इनका नाम जरूर याद रखें कि कौन कहाँ पे था, ये स्टेट पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मीर जाफर किस पद पर था, ये भी याद रखने की बात है। नवाब की सेना का कमान किसके हाथ में था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। राइट। क्लाइव ने 1757 के प्रारंभ में दोबारा कलकत्ता को जीत लिया और नवाब को मजबूर करके अपनी सारी मांगे मनवा ली। कलकत्ता को जीत लिया, नवाब को घेरा, एक समय लड़ाई की स्थिति बनी, नवाब को लग गया कि अब हम यहाँ पे हमारी स्थिति कमजोर है, तो उन्होंने संधि करने के लिए नवाब बाध्य था। सिराजुद्दौला, पहले उसने अंग्रेजों को काफी कम आंका था, अब अचानक से दिखा कि अंग्रेज कम नहीं है तो दैत्य हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, हमारे हमारे ज्यादा संख्या में है, इनके पास अधिक संसाधन है, हम इनसे लड़ाई में अचानक से नहीं लड़के जीत सकते। तो इसने फिलहाल सारी मांगे मान ली, लेकिन जल्दी ही ये पता चल गया कि नवाब को कंपनी से लड़ना पड़ेगा, और उसने लड़ने के लिए एक छोटी तैयारी शुरू कर दी। उस तैयारी में कुछ ही दिनों के बाद मुर्शिदाबाद से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर प्लासी के मैदान में उनकी सेनाएं आमने सामने आ गई। यहाँ पे कोई युद्ध नहीं हुआ। नवाब के सैनिकों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, मीर मदान और मोहनलाल, ये नेम आप याद रखना है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ठीक है, मैं आ गया, ये थोड़ा सा पेन चला गया था नीचे। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि मीर मदान और मोहनलाल की अगुवाई में नवाब का एक छोटा सा भाग, सेना का भाग लड़ा, मजबूर होकर नवाब को भागना पड़ा, मगर मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे घेर के मार दिया। बिल्कुल याद रखना है कि मीरन कौन है, ये मीर जाफर का बेटा है, इसी ने नवाब को मारा था। क्योंकि हम स्टेट पीएससी पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास न सिर्फ बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि सारे स्टेट पीएससी जैसे यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी,
सब में हिस्ट्री का सिलेबस लगभग लगभग एक होता है, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा स्टेट स्पेसिफिक आ जाते हैं, वो हम अलग से कर लेते हैं, राइट। तो अभी आप यूपीएससी की तैयारी इवन कर रहे हो, आप सबको विजिबल है साउंड एंड वीडियो, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे एक आदमी दिखाई दे रहा है, जबकि मैसेज तो काफी लोग आए हुए हैं। कुछ इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये रिकॉर्ड भी रहेगा, आप इसे बाद में भी देख सकते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे ये चैप्टर करना पड़ेगा पूरा। मैं इसे थोड़ा सा धीरे धीरे लेके चलूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये जो आपके सामने स्लाइड है इसे आप देखें और चीजों को अपने दिमाग में रखें, कुछ फैक्ट आप नोट कर लें, राइट। तो इसमें मैंने फैक्ट आपको बताते हुए चल रहा हूँ, जैसे मीर मदान और मोहनलाल ये ईमानदारी से लड़े नवाब की तरफ से, मगर मीर जाफर के बेटे मीरन ने पकड़ के सिराजुद्दौला को मार दिया, राइट। तो ये कोई युद्ध नहीं हुआ कि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा मैदान मार लिया, ये एक षड्यंत्र था, षड्यंत्र मात्र था। अब षड्यंत्र के लिए परिस्थितियां तो भारतीय परिस्थितियों में ही जन्मी। मैंने कहा कि ये उसी पत्नोन्मुख व्यवस्था के शिकार हुए जिससे ये अलग हुए थे, जैसे कि मुगल, राइट। तो यहां से कोई बहुत बड़ा अंतर तो हमें नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब यहां से कंपनी को फायदा हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार उन्हें मिल गया, प्लस 24 परगने की जिम्मेदारी भी इन्हें मिल गई। ये बंगाल का ऐतिहासिक महत्व है, राइट। अब इन्हें बंगाल से इतना पैसा मिला कि उस पैसे को उन्होंने भारत के बाकी क्षेत्रों को जीतने में लगा दिया। ये तो मैं कई दिन से कह रहा हूँ, आप लोग समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इन्होंने मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया सिराजुद्दौला के बाद। अब मीर जाफर से इन्होंने एक तो रिश्वत लिया काफी, तो ज्यादा लोगों के मैसेज नहीं आ रहे हैं, केवल एक के आ रहे हैं। तो बाकी सब भी यहाँ पे हैं या कोई विजुअल हो रहा है सबको, सब ऐसे ही 3 लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि आप सबको मेरा क्लास नहीं मिला जितने लोग यहाँ पे हैं। ओके, ठीक है। फिर मीर जाफर को इन्होंने बिल्कुल कठपुतली में बदल दिया, उससे काफी संख्या में रिश्वत भी लिया और बाकी अधिकार भी प्राप्त किए, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मुक्त और मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। बाद में अभी क्या हो रहा है कि समस्या क्या हो रही है कि नवाब चाहते हैं कि हमने आपको अधिकार दिए हो, अपने भी आप यूज करिए। ये उस अधिकार को बेचते थे। जैसे मैं कहूँ कि अगर व्यापार ले जाने के लिए कोई कर लगता है, अंग्रेजों को अगर नहीं देना पड़ता तो क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों को वो अधिकार बेच देते थे। और भारतीय व्यापारी जैसे अगर 10 रुपए खजाने में उन्हें कर देना है तो अंग्रेज 5 रुपए में अपने अधिकार को बेच देते थे। अब भारतीय व्यापारी भी 5 रुपए देकर के साइड हुआ, ले देकर के सरकारी खजाने में गया एक भी पैसा नहीं। और अंग्रेज तो वैसे ही लूट खसोट कर रहा है, प्लस इसका सरकारी खजाने से भी जो पैसा आ रहा है उसमें भी सेंधमारी कर रहे हैं, राइट। इसी को लेकर के सारी समस्या हुई है, ठीक है। फिर मीर जाफर
उसको ये समझ में आ गया कि अंग्रेजों से हमारा संबंध बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, तो उसने बड़े आराम से गद्दी छोड़ दी मीर कासिम के लिए। मीर कासिम भी दूर से बैठ करके इन्हें लग रहा था कि नवाब का पद बड़ा अच्छा है, और उसके लिए इन्होंने भी काफी प्रयास किया, अंग्रेजों से संधि की, बहुत सारे षड्यंत्र किए, और मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम नवाब बनता है। मीर कासिम एक शातिर खिलाड़ी की तरह इसने खुद को अंग्रेजों का मित्र और नवाब के प्रत्याशी के रूप में खुद को प्रस्तुत किया, क्योंकि मैंने वही कहा कि जब आपके सिराजुद्दौला थे तो मीर जाफर को लग रहा था कि नवाब का पद बड़ा अच्छा है, मुझे नवाब का पद चाहिए, और उन्होंने सब कुछ अपना बेच डाला। सबसे बड़ी बात कि ईमान बेच डाला। फिर मीर कासिम को भी वही लगा कि मीर जाफर ऐसे आसानी से नवाब बन गया, तो अपने आप को उसने एक प्रत्याशी के रूप में सबके सामने किया और अंग्रेजों से मित्रता की, राइट। फिर मीर कासिम ने संधि की। इस संधि में ये संधि मीर कासिम और कलकत्ता काउंसिल के बीच हुई। अब एक बात आपको ध्यान देनी होगी, मैं यहाँ पे बात करूंगा, हालांकि इसके पहले मैंने बात किया था कि भारत में बंबई, मद्रास और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसीज हैं। तो ये 3 प्रेसिडेंसीज पहले में तो अलग अलग हैं, ये अपना स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती हैं। इन सबको बंगाल के ऊपर, बंगाल को इन सब में सबसे ऊपर रखा गया था, लेकिन बंगाल की बात मानने के लिए मद्रास बाध्य नहीं था और बंबई भी बाध्य नहीं था। इवन कभी कभी अगर बंगाल इनके ऊपर अपना डिसीजन थोपता भी था, याद रखें मैं ये प्रेसिडेंसी से बात कर रहा हूँ, मतलब ये अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में है, तो काउंसिल नियुक्त किए जाते थे, काउंसिल जो कंपनी की तरफ से यहाँ पे शासन करते थे, राइट। तो एक समय तक ये तीनों लगभग लगभग अलग थे। बंगाल इसमें सबसे ऊपर था, लेकिन ये बंगाल की बात कभी कभी मानने से इनकार कर देते थे। इवन जब मराठों से युद्ध करना था, तो पहली आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति काफी हानि हुई, धन की हानि भी हुई, तो बंगाल ने कहा कि इस लड़ाई को तुरंत रोक दो। लेकिन मद्रास का जो उस समय गवर्नर था वो तुरंत इंग्लैंड पहुंच गया, और इंग्लैंड जाके अपने डायरेक्टर्स को समझाया कि मराठों को हराना कितना जरूरी है, उन्हें जीतना कितना जरूरी है। बाद में उन निदेशकों ने बंगाल को कहा कि आप इन्हें मदद करिए। तो इस तरीके से ये संबंध डेवलप होता है। तो मैंने कहा कि कलकत्ता काउंसिल के बीच और मीर कासिम के बीच एक संधि हुई, राइट। फिर मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव के जिले दे दिए, राइट। सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग होता था, उसमें होने लगा, ठीक है। कंपनी को दक्षिण में अभियान के लिए 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया गया था। मैंने अभी बात की कि जैसे ये अगर बंगाल है और ये एरिया उड़ीसा का है, और यहाँ से मराठे चलते थे और इसको रोनते रोनते यहाँ तक पहुंच जाते थे, ठीक। तो अलीवर्दी खां का ये रोना था कि हम अभी सेना पे अपना संसाधन नहीं खर्च कर सकते। फिर किसी ने कहा कि आप अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते, तो इन्होंने कहा कि अंग्रेज तो मधुमक्खी की छत्ते की तरह हैं कि हम इन्हें छेड़ेंगे तो ये काट लेंगी और छोड़ेंगे तो ये शहद देंगी, राइट। फिर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अगर हम हराना भी चाहें तो स्थल से तो भगा देंगे, लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकते। तो इन्होंने पर्याप्त सेना का विकास नहीं किया, इन्होंने संसाधन की दुहाई दी। अब संसाधन की कमी तो नहीं है, ये तो हमें अंग्रेजों ने दिखाया। वो संसाधन इस्तेमाल कहाँ होते थे, वो संसाधन नवाबों के भोग विलास में इस्तेमाल होते थे, राइट। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा था कि ये 5 लाख रुपए इन्होंने कंपनी को, ध्यान रखिए, दक्षिण के अभियान में देना शुरू किया, दक्षिण के अभियान के लिए देना स्वीकार किया। किसने? मीर कासिम ने, ठीक है। फिर कंपनी के शत्रु मीर कासिम के शत्रु हो गए और कंपनी के दोस्त मीर कासिम के दोस्त हो गए। दोनों एक दूसरे के आसामियों को अपने अपने प्रदेश में बसने देंगे। अब बंगाली को बसाने के लिए कहाँ जाएंगे? मीर कासिम, लेकिन अंग्रेज को बसाने के लिए अपने यहाँ जगह दे दिया। अब अंग्रेज इनके यहाँ बसेंगे तो इनके खिलाफ षड्यंत्र भी करेंगे और इनके लोगों को प्रताड़ित भी करेंगे। अंग्रेजों ने बंगाल को प्रताड़ित करना
1717 के फरमान से शुरू कर दिया था। यहाँ से ये यहाँ के व्यापारियों को अपना सस्ता माल बेचने के लिए और उन्हें महंगा माल खरीदने के लिए मजबूर करते थे। जो ऐसा नहीं करता तो उन्हें कोड़े तक मारे जाते थे। अब सब लोग कहाँ हो गाइस, क्योंकि सुबह मैंने सबको नोटिफिकेशन दे दिया था, सबको बता दिया था कि शाम को यहाँ पे 10 बजे क्लास होगा। और आप लोग सुबह तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे और हमारा 6-7 क्लास बहुत अच्छा गया था। लेकिन अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि आप मॉर्निंग में जो थे सब सीरियस थे या नहीं थे। ठीक है, जब जगह तभी सवेरा। और ये तो आजकल की टेक्नोलॉजी का फायदा है। ये क्लास यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आया। ओके ओके, फिर भी मैंने दिन में बताया था कि आप सबको कि शाम को मेरी क्लास होगी 10 बजे से 9 बजे से, सॉरी। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं इस प्रॉब्लम का कुछ निराकरण करते हैं, क्योंकि इससे काफी बच्चों का फिर तो नुकसान हुआ। चलिए, आप जो भी इसको देख रहे हो या जो भी बाद में आए रिकॉर्डिंग देखें, तो इस वीडियो का रिकॉर्डिंग रहेगा, आप उसे यूट्यूब पे देख सकते हैं। राइट, ठीक है। तो बसने बसने देंगे। तो मैंने ये कहा कि 1717 से ही उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था भारतीय लोगों को, कि दस्तकारों को इनका माल सस्ता बेचने के लिए और अंग्रेजों का माल महंगा खरीदने के लिए ये मजबूर करते थे। जो नहीं मानता था उसे कोड़े तक मारते थे। फिर दस्तक का क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे। राइट, ठीक है। अभी हम देखेंगे दस्तक को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल होता है, बहुत लड़ाई होती है। अच्छा, मुझे सर्च किया यूट्यूब पर, तब बहुत देर बाद मिले। ओके, सिर्फ एक ब्रेक इंडिया एक ऐसा स्टूडेंट है जो एकदम कंटिन्यू लगा रहता है हर जगह ढूंढ करके। और अभी तो ठीक है, ब्रेक इंडिया हम दोनों पढ़ेंगे बस, आप लगे रहिए। ठीक है, ओके। दोनों एक दूसरे के आसामियों को अपने प्रदेश में बसने देंगे। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि प्रताड़ित करना इन्होंने भारत की जनता को पहले से ही शुरू कर दिया था। बाद में इनकी प्रताड़ना और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, फिर कंपनी के मामलों में, आंतरिक मामलों में नवाब को सैन्य सहायता देगी। कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और नवाब को सैन्य सहायता देगी। ये शर्त तय हुआ अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में। राइट, जिस प्रकार मीर जाफर ने सिराज के साथ धोखा किया, ठीक वैसा ही उसके साथ हुआ। मीर जाफर ने पेंशन पर कलकत्ता रहना स्वीकार किया और गद्दी त्याग दी। ठीक है, अब मीर कासिम के साथ क्या हुआ, सेम थिंग, वो हम आगे देखते हैं। जल्दी ही कंपनी को समझ आ गया कि मीर कासिम कठपुतली नहीं है, ना ही वह कंपनी की साम्राज्यवादी नीति में फिट बैठ रहा है। दरअसल मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद आए नवाबों में सबसे योग्य शासक था। राइट, लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है। ओके, ठीक। तो जिन्होंने कहा, सॉरी, कंपनी को समझ में आने लगा कि ये कठपुतली नहीं है, जैसा कि मीर जाफर की इन्होंने कठपुतली के रूप में बदल दिया था। और ये चाहते थे कि अब नवाब, बंगाल का जो भी नवाब बने वो इनके हाथों की कठपुतली रहे। लेकिन मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद सबसे योग्य शासकों में से एक था। राइट, वह अपनी राजधानी को षड्यंत्र से बचाने के लिए मुर्शिदाबाद लेके गया। ठीक है, सॉरी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया, ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दूर रहे। दूसरा काम इसने, मीर कासिम ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से करना चाहता था। मुंगेर में
तो वह तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की। अब ये तैयारी करने लगा अंग्रेजों से छुटकारा पाने की और उन्हें बंगाल से निकाल बाहर करने की। हालांकि इन्होंने पहले से अंग्रेजों को इतना संसाधन मुहैया करा दिया कि वो और शक्तिशाली हो गए। पहले तो आप लड़ते थे, एक बार को हरा भी सकते थे, लेकिन इतने संसाधन के पास मौजूद होने के बाद अब तो आपका लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मीर कासिम ने भरपूर कोशिश की इस बात के लिए कि अंग्रेजों से टक्कर ले सके, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। फिर वो नेपाल की ओर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और बंगाल बिहार के उद्दंड जमींदारों का दमन करना चाहता था। इसने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी प्रयत्न किया। इन सब बातों से अंग्रेज खफा हुए। ठीक है, जिन अधिकारियों ने गबन किया उन पर बड़े जुर्माने लगाए, कुछ नए कर लगाए और पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर के रूप में लगा दिया। ठीक है, एक और कर इसने लगाया, खिजरी जमा। ये आप ध्यान रखिए, बीपीएससी में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि खिजरी जमा क्या है। खिजरी जमा जो अधिकारी छुपा लेते थे, उस पर यह कर लगाया जाता था। राइट, किसने लगाया था? मीर कासिम। नियमित वेतन, अच्छे लोगों को पुरस्कृत करना, हिसाब से व्यय करना, वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ करने जैसी कई हितकारी काम इसकी विशेषता थे। राजनैतिक स्वतंत्रता को लेकर विशेष प्रयत्न न करना इसमें एक बड़ी खामी थी। ठीक, अब कंपनी से इसका टकराव आंतरिक व्यापार पर लगे करों को लेकर आरंभ हुआ। कारण वही कि दस्तक की समस्या, ओके, दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक क्या था, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि दस्तक क्या था। तो दस्तक के दुरुपयोग से नवाब की आय बहुत कम हो गई थी, क्योंकि कंपनी के सेवक कर रहित व्यापार के अतिरिक्त बाजार में सस्ता माल खरीदने के लिए बल का प्रयोग करते थे, जिससे मीर कासिम नाराज था। राइट, आखिर में मीर कासिम ने कठोर कार्रवाई की तथा सभी आंतरिक कर हटा लिए। जो मैंने कहा कि दस्तक को बेच देते थे, अब अंग्रेज व्यापारी तो कर देने के लिए मुक्त थे, लेकिन भारतीय व्यापारी को देना पड़ता था। उसमें भी होता यह था कि ये अपना दस्तक उसे दे देते थे और भारतीय व्यापारियों को, और उनसे थोड़ा सा पैसा ले लेते थे। अब वो जो थोड़ा बहुत पैसा सरकारी खजाने में जाना होता था, वो भी नहीं पहुंचता था। तो इससे भारतीय व्यापारियों को तो नुकसान होता ही था, भारतीय व्यापार को ही हानि पहुंचती थी। तो बंगाल की समृद्धि का कारण ही वहां का व्यापार था, और व्यापार को इन्होंने बुरी तरीके से डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। राइट, जब इसने ये सारे कर हटा लिए, तो जो उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब भारतीय व्यापारी भी अंग्रेजों के समान छूट प्राप्त कर रहे थे। इस बात से अंग्रेज नाराज हो गए। राइट, तो परिषद नहीं चाहती थी कि नवाब प्रजा के लिए न्यायपूर्ण ढंग से शासन करे तथा कर में छूट दे। अब कंपनी प्रजा पर नवाब को अबदस्त करने का दबाव भी नहीं बना सकती थी, क्योंकि उसका प्रशासन अपनी जनता के लिए सुगम होता जा रहा था। फिर पटना के एक अधिकारी एलिस ने उत्तेजनापूर्ण कार्रवाई की और पटना पर आक्रमण कर दिया। नवाब की स्थिति दुर्बल थी, परंतु विवश होकर उसे बक्सर के मैदान में उतरना ही पड़ा। राइट, बक्सर का युद्ध 1764 में, उसके पहले कई सारी लड़ाइयां हुई हैं मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, जिसमें मीर कासिम ही बार बार हारा है। तो मीर कासिम को यह लग गया कि अकेले इनसे जीत पाना मुश्किल है। पटना में इसकी हार बुरी तरीके से होती है और ये सहायता लेने के लिए विवश हो जाता है। वो सहायता इसके लिए अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को साथ लेकर के मिलती है। ठीक है, तो 1700 ये यहाँ पे है, 1763 से ही कंपनी
वह नवाब की झड़पें शुरू हो चुकी थी तथा मीर कासिम की हार हुई थी, वह भागकर अवध पहुंचा। राइट। हाँ, बीपीएससी प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बक्सर की लड़ाई। यहाँ के फैक्ट भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, साथ में कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूँ। और न सिर्फ बीपीएससी के लिए, ये आप हर स्टेट पीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। राइट। यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये आपका बक्सर है, ये पटना है। ठीक, हालांकि ये आधुनिक नक्शा है। ठीक है। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को साथ लेकर अंग्रेजों को बंगाल से भगाने की योजना बनाई गई। उधर शाह आलम भी अंग्रेजों को, अब ज्यादातर भारतीय राजे महाराजे अंग्रेजों को समझने लगे थे, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अब यहाँ से अंग्रेजों के हाथ काफी, भारत की आर्थिक संसाधन उनके हाथ लग गया था और उसका भरपूर उपयोग ये यहाँ के राजवाड़ों को जीतने के लिए करते थे। राइट। तो तीनों की सम्मिलित सेना कंपनी सेना से टकराई, जिसका नेतृत्व मेजर मनरो ने किया। ये आपको याद रखना होगा, मेजर मनरो ने किया। राइट। 22 अक्टूबर 1764 को घमासान युद्ध हुआ तथा मैदान अंग्रेजों के हाथ रहा। हमने कहा कि अभी तक कि वो जो प्लासी का युद्ध था उसमें अंग्रेज सिर्फ षड्यंत्र किया, षड्यंत्र से उन्होंने जीता, उन्होंने कोई सैनिक शक्ति का परिचय नहीं दिया। लेकिन बक्सर का युद्ध ये ऐतिहासिक महत्व का घटना है, क्योंकि देश के तीन बड़ी शक्तियां, जैसे मुगल सम्राट शाह आलम, ये अभी भी बड़ी शक्ति हैं। शुजाउद्दौला बंगाल के, सॉरी अवध के, अवध उस समय मराठों से भले हारता था, लेकिन इनके पास सैनिक शक्ति काफी संख्या में मौजूद थी। और फिर मीर कासिम, ये तीनों देश की बड़ी शक्तियां हैं। ये जब हार गई तब पता चला कि अब अंग्रेज सैनिक रूप से भारत में किसी को भी हराने के काबिल है। यही घटना का ऐतिहासिक महत्व है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बक्सर की घटना, सॉरी प्लासी की का युद्ध सैनिक रूप से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बक्सर का युद्ध है। राइट। इसी ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ से कंपनी को ये पता चल गया कि हम षड्यंत्र ना भी करें तो भी डायरेक्ट सेना लेकर के हम यहाँ के भारत के किसी भी राजवाड़े को जीत सकते हैं। राइट। तो 22 अक्टूबर 1764 को घमासान युद्ध हुआ तथा मैदान अंग्रेजों के हाथ रहा। अब इसका परिणाम क्या हुआ? बक्सर ने प्लासी के निर्णयों पर पक्की मुहर लगा दी और नया नवाब कठपुतली समान था। अब उन्होंने जो थोड़े बहुत अधिकार नवाब को देते थे अंग्रेजों ने, उसे भी बंद कर दिया। राइट। अब भारतीय व्यापारी भी अंग्रेज व्यापारी के समान छूट प्राप्त कर रहे थे। परिषद नहीं चाहती थी कि नवाब प्रजा के लिए न्यायपूर्ण ढंग से शासन करे तथा कर में छूट दे। अब कंपनी प्रजा पर नवाब को अबदस्त करने का दबाव भी नहीं, ये कहां चला गया? हाँ, तो बक्सर ने प्लासी के निर्णयों पर पक्की मुहर लगा दी। अब नया नवाब कठपुतली के समान था। ये इसके परिणामों की बात कर रहे हैं। राइट। अवध का नवाब उनका आभारी व मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। बाद में इसी मुगल सम्राट को मराठे, फिर मैंने बताया था कल कि माधव राव के नेतृत्व में इन्हें इलाहाबाद से लेकर के आते हैं आपके दिल्ली में, और वहां से मराठा शक्ति एक बार फिर पानीपत की युद्ध के बाद खड़ी हो जाती है। तो अब किसी ने कहा था कि वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि पानीपत का युद्ध इनके लिए अंतिम था या सबसे बड़ी समस्या इनके लिए थी, या यहाँ से खत्म हो गए थे? तो यहाँ से खत्म नहीं हुए थे, बेसिकली मराठों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची थी माधवराव की मृत्यु से। राइट। फिर मैंने बार बार कहा कि परिस्थितियां भी अपनी प्रवृत्ति लेके चलती हैं। तो उस समय पूरे भारत की लगभग लगभग जितने भी राज्य हैं, सबकी परिस्थिति एक ही जैसी है। ठीक है, ये कोशिश किया मैंने लेकिन बन नहीं पाया। राइट।
तो इस समय जितने भी राज्य हैं इस पूरे महाद्वीप की, नवीन है या उत्तराधिकारी राज्य हैं, उन सबकी एक ही स्थिति है कि केंद्रीय सत्ता है तब तक तो वो अपने क्षेत्र पर कायम करता है, लेकिन जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है प्रांत अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी का शिकार मराठे हुए। तो मराठों के पतन में सबसे बड़ी भूमिका इसकी रही, राइट। इसी चीज का शिकार हमने बंगाल को भी देखा होते हुए। हम यहाँ बात करते हैं कि अवध इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के कदमों में था और दिल्ली का मार्ग अब इनके लिए खुला था क्योंकि मुगल बादशाह इनका पेंशनर, राइट। फिर बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और सुदृढ़ हुई और उत्तरी भारत सहित समस्त भारत पर उनका दावा होने लगा। बक्सर युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ क्योंकि यहाँ से उनके हाथ में बंगाल, एक धनी बंगाल का सोर्स इनके हाथ लग गया और उन्होंने इसका इस्तेमाल बाकी युद्धों को करने में लगा दिया, ठीक है। यहीं से फ्रेंच और अंग्रेजों में भी अंतर हो जाता है कि फ्रेंच को यही संसाधन नहीं मिल पाए और उनके हार में इस बंगाल की युद्ध ने भी बड़ी भूमिका निभाई, फ्रेंच कर्नाटक युद्ध में, ठीक है। फिर बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने बंगाल के नवाब के साथ संधि की और उसमें ये शर्त तय किया गया, ये शर्त तय किया गया कि नवाब की एक बड़ी सेना ध्वस्त कर दी गई, अब उनके पास मात्र 6000 की सेना रहेगी। इस पर भी अंग्रेज अधिकारियों की नजर रहती थी, ठीक है। इन्होंने निजामत मीन्स कर वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार अपने पास रख लिया और दीवानी मीन्स प्रशासन, दीवानी यानी प्रशासन संभालने का अधिकार वहां के नवाब को दे दिया। तो अब देखिए कि ये कह रहे हैं कि पैसा मेरे पास आएगा, राइट, लेकिन प्रशासन का हम आप देखेंगे, कर तो ले रहे हैं लेकिन प्रशासन से बचे। तो अभी ने जो कर नवाब प्रशासन में खर्च करते थे अब उन्हें वो खर्च नहीं करना पड़ रहा है और सीधे सीधे ये पैसा उनके अपने झोली में जा रहा है, ठीक है। तो इसका यही मतलब हुआ बंगाल की वास्तविक स्वामी होने का, राइट। नवाब अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए कंपनी पर आश्रित हो गया। दीवानी व्यवस्था सीधे, ये मैंने आपको उल्टा कर दिया तो मैं इसे कंफर्म कर सही कर लेता हूं एक बार। चलो डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ कि दीवानी व्यवस्था सीधे कंपनी के हाथ में और निजामत नवाब के हाथ में थी, यही द्वैध शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो ये दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार, फिर ये हुआ दीवानी, हालांकि दीवानी को मैं तो एक सेकंड में इसे एक बार कंफर्म करता हूँ आपको, ठीक है। फिर यही सही है कि दीवानी व्यवस्था सीधे कंपनी के हाथ में और निजामत नवाब के हाथ में रही, यही द्वैध शासन व्यवस्था है। दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों का था और निजामत यानी प्रशासन चलाने का अधिकार नवाब को था। तो एक तरीके से द्वैध शासन व्यवस्था हो गई, ठीक है। फिर कंपनी को उप सुबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया। इस तरह कंपनी का नियामक या पुलिस व न्यायिक शक्तियों पर भी पूर्ण नियंत्रण हो गया, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी तो प्रशासन का दायित्व नवाब पर ही रहा, यद्यपि कि नवाब शक्ति विहीन था, ठीक है। अब इसका लाभ क्या हुआ? लाभ कंपनी के हाथ और प्रशासन के दोष भारतीयों के सिर पर पड़ने लगे।
मतलब जो भी कर राजस्व में लाभ हो रहा है वो कंपनी के हाथ लगने लगे और प्रशासन के सारे दोस्त भारतीयों के सिर पड़ने लगे। ये आगे की भूमिका थी कि हम कैसे बंगाल को और ज्यादा अपने कब्जे में लेंगे और यहाँ पे धीरे धीरे अंग्रेजी शासन स्थापित करेंगे। राइट। तो यहाँ पे काफी कम लोग हैं, शायद टाइमिंग की प्रॉब्लम है। तो गाइस यहाँ पे जो भी आप लोग मुझे बताइएगा एक बार कि टाइमिंग क्या रखा जाए जिससे आप लोगों की अवेलेबिलिटी बढ़े और आप लोग इसे देख पाए। ठीक है। बंगाल की जनता के लिए परिस्थिति बहुत ही ज्यादा दोषपूर्ण थी, क्योंकि अब उनके हितों की रक्षा न नवाब कर सकता था और कंपनी तो करना ही नहीं चाहती थी। ठीक है। प्रशासन नवाब के हाथ में था, लेकिन प्रशासन चलाने के लिए खर्च लगता है, उस खर्च को कंपनी ने अपने आप पास रख लिया। फिर नवाब की सेना भी भंग कर दी गई और नवाब को पूरी तरीके से अंग्रेजों पर आश्रित कर दिया गया। तो ये भ्रांति रहती थी कि हम नवाब के शासन में हैं, जबकि ये पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन में आ चुके थे। अब इसका क्लाइव ने इसका व्याख्या अपने शब्दों में खुद किया है। राइट। कि मैं केवल इतना ही कहूंगा कि स्वेच्छाचारी शासन, भ्रांति, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और जबरन धन का लूटने का एक ऐसा दृश्य बंगाल के अलावा किसी भी अन्य देश में न कभी देखा गया न सुना गया। ये क्लाइव की जुबानी है। ये इनके अत्याचार को दिखाता है कि क्लाइव जो कि वहां गवर्नर है उसे खुद ही महसूस हो रहा है। ठीक है। फिर कंपनी बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशों में बेचते। अभी तक ये व्यापार में अपने पैसे लाते थे, भारतीय माल खरीदते थे, सोने चांदी देते थे और ये माल ले जाकर बाहर बेचते थे। अब ये क्या करते हैं कि भारतीयों के राजस्व से ही भारतीयों का माल खरीदते हैं, वो भी सस्ते दामों में, और फिर उसे महंगे दामों में भारतीयों को खरीदने पर मजबूर करते हैं, प्लस इसे ले जाकर विदेशों में बेचते हैं। इस तरीके से कंपनी को डबल और ट्रिपल फायदा हो रहा है। वो जो हमने देखा था कि वास्को डी गामा भारत आया और यहाँ से माल ले गया, उसे 660% एक्स्ट्रा फायदा हुआ सारे खर्चे निकाल के। इनका फायदा तो अब प्रतिशत में रह नहीं गया, अब जो भी था वो सिर्फ लूट करते थे, और लूट में तो कोई परसेंटेज होता नहीं है, वो सारा आपकी जेब में जाता है। राइट। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था और इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। इस मुनाफे में ब्रिटिश सरकार भी अपना हिस्सा मांगती थी। अब यहीं से जब अंग्रेज भारत आए थे उस समय भारत की स्थिति काफी संपन्नता थी भारत में, चाहे वो टीपू के राज्य में हुआ, चाहे वो मुगलों के राज्य में हुआ, चाहे वो अवध के राज्य में हुआ। जितने भी राज्य थे इन्होंने कर लगाया, लेकिन अपने राज्य के लोगों को पर्याप्त शासन और सुदृढ़ता भी प्रदान की, जिससे उन लोगों में संपन्नता थी, एक तरीके से स्टेबल लाइफ था। लेकिन जब कंपनी का शासन जैसे स्थापित होता जा रहा है तो उनकी स्थिति अब खराब होती जा रही है, क्योंकि धन कर का जो हिस्सा राजे राजवाड़े अपनी सेना में खर्च करते थे वो हिस्सा अब सीधे इंग्लैंड जाने लगा। राइट। इसका फायदा कंपनी को तो मिलता ही था, प्लस ब्रिटेन भी इसमें अपना हिस्सा मांगती थी। फिर इस युद्ध के बाद अंग्रेज जो भारत से लौट करके इंग्लैंड जाते थे उन्हें नवाब कहा जाने लगा। नवाब उन्हें बेइज्जती कह करके पुकारा जाता था, क्योंकि भारत में नवाबों का शासन भ्रष्ट होता था। ये बात अंग्रेजों को बताई गई थी जो ब्रिटेन में थे, तो उन्होंने इनका मजाक नवाब कह के उड़ाया कि ये भ्रष्ट हैं। इसलिए कहा क्योंकि वो खुद इस धन में शेयर चाहते थे। राइट। तो इसका बाद में फर्क भी पड़ा, क्लाइव पे मुकदमा भी होता है बाद में ये, लेकिन छूट जाता है। ठीक है। तो आज का ये क्लास हुआ और आप सबको लास्ट में ये मेरा कोड है आदित्य1, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 10% का सब्सक्रिप्शन लेंगे और ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर ये मैप मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की थी क्योंकि बिहार स्पेसिफिक टॉपिक है, तो बक्सर ये आपको जानना चाहिए कि बक्सर कहाँ है और पटना कहाँ है। राइट।
फिर हमने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों में बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार आज पूर्ण हुआ। कल से हम वॉरेन हेस्टिंग कॉर्नवालिस के युद्ध पढ़ेंगे और साथ में ये दोनों चीजें हम कल खत्म करेंगे, राइट। फिर परसों ये क्लास चलेगा और उसके अगले दिन डलहौजी की अधिग्रहण नीति पढ़ेंगे। तो हमारा ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हमारा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए अभी 4 क्लास और लगेंगे, ठीक है गाइस। तो 1 घंटे का समय हो गया, आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया, लेकिन मैं सोचा कि 2 घंटे क्लास लूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ यहाँ प्रॉब्लम हुई। कल से 2 घंटे का क्लास रहेगा, ठीक है। जो भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे इस क्लास को, उन सबके लिए ये कहूंगा कि आप अनअकैडमी के ऐप पर जाएं और मेरा प्रोफाइल फॉलो करें। वहां से आपको सारे वीडियोस जो मैंने इसके पहले लिया हुआ है हिस्ट्री पर, वो आपको मिल जाएंगे और वो काफी यूजफुल है, ठीक है। वहां से आपको फिर मैं नोटिफिकेशन सेंड करने की कोशिश करूंगा ताकि यूट्यूब पे जो भी क्लास चले वो आपको मिलती रहे, ठीक है। ठीक है, फिर आप सबको गुड नाइट।